आप सोचिए, एक देश जिसकी राजनीति समय समय पर राजतंत्र, युद्ध, लोकतंत्र, फिर गणराज्य की भी झूलती रही और आज नए युवा वर्ग की साक्षी बन रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1951 से 2025 तक के नेपाल के राजनीतिक सफर के बारे में। क्योंकि जब हमको नेपाल के राजनीतिक सफर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके उथल पुथल के बारे में ज्यादा जानकारी पता होगी, तभी आज के 2025 के नेपाल के करंट सिनेरियो को हम समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए पॉइंट वाइज करके समझते हैं ताकि चीजें ज्यादा क्लियर रहें और हम नोट्स भी बना सकें। पहला पॉइंट है इसका राणा शासन का अंत 1951, जबकि सेकंड पॉइंट है पंचायती युग 1960 से 1990। इसका तीसरा पॉइंट है जन आंदोलन 1990। चौथा पॉइंट माओवादी जनयुद्ध 1996 से 2006। पांचवा पॉइंट शाही परिवार हत्याकांड 2001। छठवां पॉइंट गणराज्य की घोषणा 2006 से 2008। सातवां पॉइंट नया संविधान और मथेस आंदोलन 2008 से 2015। जबकि आठवां पॉइंट अस्थिर गठबंधन और अदालत 2015 से 2025। नौवां पॉइंट और आखिरी युवा आंदोलन और ओली का इस्तीफा 2024-2025। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम पहले पॉइंट में बात करें तो लगभग 104 साल तक नेपाल में एक ही घराने की पकड़ थी, जनता का कोई अधिकार नहीं था। अब यही 1951 में जनता ने बगावत करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत की आजादी और विश्व भर के लोकतंत्र से प्रेरित होकर के लोगों ने सोचना शुरू किया। राजा और जनता के बीच समझौते के बाद बहुदलीय राजनीति की नींव पड़ी, यानी उम्मीद की पहली किरण यहीं से निकली। अब आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। लेकिन उम्मीदें जल्द ही धूमिल हो गई, क्योंकि 1960 में राजा महेंद्र ने निर्वाचित सरकार को हटाकर पंचायती तंत्र लगाया, यानी बिना निर्वाचित सरकार एकाएक आ गई सत्ता में। लोगों को स्थिरता तो मिली, लेकिन आवाज दबा दी गई। यानी कि जो लोगों के मन में 3 दशक से लोकतंत्र को लेकर के धीरे धीरे पनप रहा था, उनकी जिज्ञासा और उनकी सोच अब और तीव्र हो गई। अब यही 1990 में जन आंदोलन का रूप लेती है। तो तीसरे पॉइंट की बात करें, 1990 में जनता सड़क पर टूट पड़ी। सड़कें एक तरीके से गूंजने लगे कि भाई जो उनका नारा था, हमको लोकतंत्र चाहिए, वी वांट डेमोक्रेसी। अब इसमें छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े सब शामिल हुए। अब इसका परिणाम यही होता है कि आगे चलकर के बहुदलीय सत्ता आ जाती है केंद्र में। लोगों को लगता था कि शायद अब इससे असली बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आइए अब चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन गांव वहीं के वहीं, भ्रष्टाचार, जाति भेदभाव, कुरीतियां जस की तस बनी रही। अब यहीं से उठता है माओवादी का संघर्ष। माओवादियों का ये संघर्ष गांव में समानांतर रूप से बढ़ता चला गया। यह युद्ध लगभग 10 साल तक चला, काफी जानें भी गई। जब लोग इन सब युद्धों से थक गए, तब जाकर के अंत में 2006 में शांति समझौता पारित होता है। तो इन्हीं माओवादियों के युद्ध के बाद ही 10 साल के बाद जाकर के वहां पर एक शांति का समझौता हस्तांतरित होता है। अब आइए आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट। इन्हीं युद्धों के बीच एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। 2001 में आधी रात में राजा वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनको गोली मार दिया जाता है। यहाँ तक कि उनको ही नहीं, पूरे राज परिवार को खत्म कर दिया जाता है, नस्त नाबूद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जो यही माओवादियों का युद्ध चल रहा था। अब हालांकि तक नेपाल में ये सब चीजें अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई, क्योंकि इनका कोई रहस्य ही नहीं मिला कि भाई इनको मारा कौन। उनके मृत्यु का रहस्य ही बना रह गया। अभी तक वो रहस्य ही है। अब इससे होता क्या है कि लोगों का राजशाही पर से भरोसा और टूट गया। पहले से ही वो लोग राजशाही परिवार से द्वेष तो रखते ही थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका विश्वास और भी ज्यादा टूट गया और लोकतंत्र की जो मांग थी और तीव्र होती चली गई। तो आइए बात करते हैं 6वें कारण पर। अब इस पॉइंट को जरा गौर से समझिएगा, यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। शांति समझौता के बाद माओवादी, जनता और दल ये सब एक तरफ हो गए, राजशाही अकेली रही। अब यहीं पर 28 मई 2008 को नेपाल की पार्लियामेंट ने एक घोषणा की। वो घोषणा यह था कि नेपाल अब संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है।
यानी अगर हम समझे तो 239 साल पुराना गणराज्य खत्म, लोगों में नई उम्मीदें आ गई, नया दौर आया, लेकिन कहीं न कहीं नई चुनौतियां भी तो थी मौजूद। तो आइए आगे समझते हैं। अब संविधान बनाने की बारी थी। पहचान, प्रदेश, भाषा, अधिकार, इन सब पर विवाद था। 2015 में संविधान तो आया, लेकिन मधेश और तराई जाति के लोग बहुत नाराज हुए। उनका कहना था कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है। इसी के एवज से नाकेबंदी, ब्लैकेट हुआ, अवरोध हुए, धरना प्रदर्शन हुआ। कुल मिलाकर के संविधान तो मिला, संविधान तो आया, लोकतंत्र तो आया, लेकिन स्थिरता नहीं बन पाई। अगर हम 8वें पॉइंट पे बात करें तो नई व्यवस्था में जो दल थे आपस में ही उलझते रहते थे। सरकारें बार बार गिरती और बनती, संसद बार बार भंग, अदालत बार बार बहाल होता। अब इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जनता की उम्मीदें टूट जाती हैं और जो उनका स्थिर शासन का सपना रहता है वो भी टूट के चूर हो जाता है। बात करते हैं अब आगे के पॉइंट पर। कल्पना कीजिए आप रोज सुबह उठते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पर समय बिताते हैं, पढ़ाई करते हैं, कमाई करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, और एक दिन आप सुबह उठते हैं ये सब चीजें आपको बंद मिलती हैं, सब पर बैन लगा हुआ मिलता है। सितंबर 2025 में नेपाल की सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। इस फैसले ने पूरी दुनिया को हिला दिया, खास करके कि युवाओं को। नेपाल एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई देश है। इसकी आबादी लगभग 3 करोड़ से कम है और 7 प्रांत हैं। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। नेपाल लगभग 15 सालों से राजनीतिक अस्थिरता झेल रहा है। सरकारें बदलती हैं, गठबंधन टूटते हैं। अब इसी बीच युवाओं की आबादी 70% लगभग बढ़ती है। 18 से 29 साल के लोग नेपाल के एक बड़े हिस्से में मौजूद हैं। इन्हीं युवाओं को जीन जेड कहा जा रहा है। अब जीन जेड का मतलब ये है, जनरेशन जेड से है, मतलब कि 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोगों के समूह को जीन जेड कहा जा रहा है। इस पीढ़ी को मिलेनियल्स यानी कि जनरेशन वाई के बाद तथा जनरेशन अल्फा के पहले के पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी की प्रवृत्ति जो होती है वो तकनीकी प्रेमी, सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग तथा डिजिटल युग में पली बढ़ी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है। वो सारी तकनीकी चीज़ें से ज़्यादातर लगाव और जुड़ाव महसूस करती हैं और उनका 80 to 70% का तकनीकी के द्वारा ही होता है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो शिक्षा हो। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने लगभग 26 ऐप, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब इन सबको बंद कर दिया, बैन लगा दिया। अब इसके पीछे वो कारण क्या बताते हैं? नेशनल सिक्योरिटी का। उनका कहना है कि इन सारे ऐप की वजह से उनके नेशनल सिक्योरिटी को इश्यू है, थ्रेट है। यहीं पर आपको एक ट्विस्ट की बात बता दें, जो उन्होंने ये फैसला लिया, ये फैसला ना ही संसद में इन्होंने चर्चा की, ना ही सार्वजनिक सुनवाई की कि हम ये चल रहे हैं कदम उठाने के लिए कि प्रतिबंध लगाएंगे। कोई चर्चा नहीं किया गया संसद में इस चीज का। जिस तरह का इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया, आज तक इस तरीके की कोई भी बात या कोई घटना पहले कभी नेपाल में हुई ही नहीं थी। तो लोगों को सोचना ये लाजमी था कि उनके इस तरीके के बर्ताव से, इस तरीके के फैसले पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लोग सोचने लगे कि हमारे ये फ्रीडम का उल्लंघन कर रहे हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी, जो भी उनकी स्वतंत्रता है उस पर एक तरीके से चोट कर रहे हैं। उनका मानना कहीं ना कहीं जनता में जो लोग थे जेन जेड, इनके मस्तिष्क में ये चीजें आनी शुरू हो गई कि क्या सरकार अब हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है। दबा तो पहले से भी रही थी, लोग समझ रहे हैं काफी, लेकिन अब उनको एहसास होने लगा कि क्या सरकार अब हमको कंट्रोल करने लगी है। 5 से 6 सितंबर को काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, नेपालगंज जैसे शहरों में शांतिपूर्ण रैलियां निकले। इंटरनेट बंद था, फिर भी लोगों ने एसएमएस, वीपीएन, पोस्टर, ऑफलाइन नेटवर्क के जरिए खूब भीड़ इकट्ठा की। लोग जो थे वहां के जीन जेड लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए, हमारी आवाजें मत बंद करो, फ्री इंटरनेट, फ्री नेपाल। इस आंदोलन के रूप को आप वैसा ही समझ सकते हैं जो 2020 के बाद अभी तक श्रीलंका और ईरान में युवा आंदोलन हुआ था। इसके जो भी आंदोलन के
प्रमुख रूप रहे हैं, आप उस चीज को यहाँ पे रख करके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से युवाओं का जो आंदोलन रहता है वो उग्र बन जाता है। आगे बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूंगा कि जो ये आंदोलन हुआ, इतनी ज्यादा भीड़ आई कहाँ से। कहीं न कहीं ये आंदोलन हम लोगों को जरूर ये बताता है कि इंटरनेट के बावजूद भी भीड़ इकट्ठा की जा सकती है। ये इस आंदोलन की सबसे प्रमुख बातें यही है। लोग यही चीज सोच रहे हैं कि यार इंटरनेट बंद था, फिर भी इतना ज्यादा भीड़ आ कैसे गई। तो ये चीज को आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा कि उनकी ये क्वालिटी थी। वहां के जो जीन जड थे वो कितना ज्यादा परेशान थे राजनीतिक सत्ता से, उग्र हो चुके थे, तब वो जाकर के आज ऐसा दिन आता है। कहते नहीं कि हर क्रांति के पीछे कहीं न कहीं उसके बीज उसके पास्ट में ही निहित रहते हैं। तो वही चीज आज नेपाल में देखने को मिली। देखते ही देखते 7 और 8 सितंबर तक माहौल बदल गया। भीड़ और जमा होनी शुरू हो गई, भीड़ और बढ़ गई। सरकार ने पुलिस भेजी, लाठीचार्ज किया, आंसू की गैस छोड़े गए, रबड़ की गोलियां दागी गई, कैनल बुलाया गया, वाटर टैंक बुलाया गया जिससे लोगों को पानी से भगाया गया। अब इसके एवज में क्या होता है, सरकारी भवनों में आग लगा दी गई, नेताओं के निजी मकानों, घरों को निशाना बनाया गया, संसद के बाहर हमला हुआ। अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 लोगों की मौत हुई है, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब देखिए, दुनिया भर के न्यूज वाले ने इस प्रोटेस्ट का नाम क्या दिया है, नेपाल जीन जेड प्रोटेस्ट। इसी प्रोटेस्ट के नाम से पूरे मीडिया में छाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यह आंदोलन था यह केवल सोशल मीडिया को लेकर के नहीं था, बल्कि नेपाल में जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो जाति भेदभाव है, इन सब चीजों को लेकर के काफी ज्यादा लोग परेशान हो चुके थे, हतोत्साहित थे, और कहीं न कहीं सरकार का जो रवैया था वो ठीक था भी नहीं। तो इन्हीं सब कारणों से आज जाकर के नेपाल में वो दिन देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, इसीलिए बैन जरूरी था। लेकिन वहीं पर अंतरराष्ट्रीय संगठन, विपक्षी दल तथा आम जनता ने इसकी काफी कड़ी आलोचना की। वहीं पर सरकार ने ऐलान किया मुआवजे का। वो मुआवजा किस तरीके का है जरा समझिएगा। मृतकों के परिवार की मदद की जाएगी, 15 दिन में जांच समिति बैठेगी, जो घायल हुए हैं उनका इलाज किया जाएगा, ये उनका मुआवजा है। लेकिन यह घोषणा लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर पाई। वहीं पर 9 सितंबर 2025 को केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि इतना ज्यादा उनके ऊपर दबाव पड़ गया और वो कहे कि भाई हमको माफ करें, हम स्थिति को सुधारेंगे। उसके बाद इंटरनेट पर जो भी बैन लगा हुआ था, जो प्रतिबंध था, उसको हटा दिया गया। एक कार्यवाहक सरकार बनाई गई और चुनाव की तैयारी की घोषणा की गई। यह नेपाल के इतिहास में पहली बार था कि नेपाल के युवाओं ने इतनी जल्दी पहली बार सरकार को गिरा दी। अगर गहराई से समझे तो यह सिर्फ इंटरनेट या फिर बैन का मामला नहीं था। नेपाल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार विद्यमान है, सरकारें बदलती हैं, बनती हैं, टूट जाती हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के जो युवा थे वो खुद को, अपने आप को हाशिए पर समझते थे कि भैया हम टंगे हुए हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। और उनका केवल एक ही जरिया था, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे मनोरंजन का हो। आजकल के सोशल मीडिया पे लोगों का इनकम काफी आ रहा है, क्योंकि अपना टैलेंट वो वहां दिखा रहे हैं। अब आप जो भी उनका रहा है ये प्लेटफॉर्म, उस पर ही इतनी बड़ी चोट कर देंगे तो जो जनता है वहां की, वो कैसे शांति से बैठ पाएगी? असंतोष तो जागेगा ही। कम से कम प्रधानमंत्री ओली को इस चीज को तो समझना चाहिए था कि यार किसी के पैर पे चोट थोड़ी ना मारते हैं, वो उनका पैर ही तो है जिससे रोजी रोटी उनकी चल रही है। अब सवाल है आगे क्या? सरकार ने जांच समिति बना दी है, लेकिन क्या वह ईमानदारी से काम कर पाएगी? क्या सरकार और जनता के बीच भरोसा लौटा पाएगी? नेपाल की घटना हमें बताती है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आवाज है। लोग अगर इसको बैन करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी ही उतरेगी। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।